हमारा आज का टॉपिक है बाल्यावस्था में विकासात्मक विशेषताएं, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो आप सभी लोग इस बात से अवेयर हैं, इस चीज को जान रहे हैं कि बाल्यावस्था का जो सामान्य उम्र माना जाता है वो है 6 से 12 वर्ष का। मैंने पहले आपको बताया है कि पूर्व बाल्यावस्था के नाम से 3 से 6 वर्ष के उम्र को जाना जाता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ध्यान रखना इस चीज को। तो बाल्यावस्था का सामान्य उम्र 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था को इंग्लिश में हम लोग चाइल्डहुड कहते हैं और इसी का अन्य नाम भी है, जैसे इसको स्मार्ट एज भी कहते हैं, इसको डर्टी एज भी कहते हैं। आपसे सीटेट में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किस अवस्था को डर्टी एज के नाम से जाना जाता है या किस अवस्था को स्मार्ट एज के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसको डर्टी एज कहने के पीछे कारण यह है कि बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां डेवलप हो जाती हैं जो गंदी होती हैं, ठीक है, इसलिए इसको डर्टी एज कहा जाता है। इसको थोड़ा और क्लियरली हम लोग समझने का प्रयास करें तो होता क्या है ना, इस समय में माइंड में जो आपके सोचने की प्रक्रिया है या जो दिमाग के काम करने का अपना तौर तरीका है, इसमें बदलाव हो जाता है। एक अलग तरह का पैटर्न निर्मित हो जाता है सोचने का या काम करने का। आप इसको ऐसे समझिए कि कंडीशनिंग हो जाती है आपकी, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव रूप में हुआ तो वो स्मार्ट एज के नाम से जाना जाएगा, वो सारी विशेषताएं स्मार्ट एज के अंतर्गत गिनी जाएंगी, उसके काम में स्मार्टनेस आ जाता है। क्योंकि आप जानते हैं इन्फेंसी पीरियड में स्मार्टनेस की कमी होती है स्टूडेंट्स में, ठीक है। क्योंकि अभी बाकी सारी चीजों का विकास ही हो रहा होता है, उसके पास इतनी समझ नहीं होती कि किसी भी काम को वो सिस्टमैटिक रूप से कर सके। लेकिन बाल्यावस्था में ये चीज बदल जाता है। अब वो सही तरीके से अगर काम करना प्रारंभ कर देता है तो स्मार्टनेस दिखता है उसके काम में, हम उसे स्मार्ट एज के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर कोई रॉन्ग पैटर्न डेवलप हो गया, कोई निगेटिव पैटर्न डेवलप हो गया, कोई गंदी प्रवृत्ति विकसित हो गई, तो उसको हम लोग डर्टी एज वाले सेक्शन में रख के देखते हैं। तो दोनों ही नाम बाल्यावस्था का ही है, डर्टी एज यानी गंदी अवस्था और स्मार्ट एज यानी अस्फूर्ति अवस्था। डर्टी एज एंड स्मार्ट एज। अब दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से ये उम्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। कारण है कि शैशवावस्था में मानसिक क्षमताओं में वृद्धि हो रही है, शारीरिक क्षमताओं में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है, लेकिन बाल्यावस्था में उसमें उसके गुणात्मक चीजों में ज्यादा वृद्धि देखी जाती है। ये क्वांटिटेटिव ना होकर के यहाँ पर क्वालिटेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जिस समय में क्वालिटी डेवलप हो रहा हो, ऑब्वियस है कि वो अवस्था उतना ही इंपॉर्टेंट होगा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो शिक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्थाओं में से एक है बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालक अपने आदतों, अपने व्यवहार, अपनी रुचियों, अपने इच्छाओं, इन सभी चीज से संबंधित एक पैटर्न डेवलप कर लेता है, ठीक है। जैसे इस उम्र तक उसे समझ में आने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस उम्र तक वो समझने लगता है कि कौन सी चीजें उसके लिए इंटरेस्टिंग है,
जो चीज उसको इंटरेस्टिंग लगता है उस चीज में वो और ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहता है, जैसे खेल, जैसे कार्टून्स वगैरह देखना। ठीक है, आजकल तो शैशवावस्था में ही बच्चे स्मार्ट हो जाते हैं, स्मार्टफोन यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो अपना राइम्स वगैरह ढूंढ लेते हैं, अपने पसंद का स्टोरी वगैरह ढूंढ लेते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पर एक पैटर्न का रूप ले लेती हैं, उस पैटर्न के रूप में डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और एक बार बाल्यावस्था में ये अपना शेप ले ले, अपने तरीके से डेवलप हो जाए, तो फ्यूचर में इसको तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, यानी इसको आप चाह करके भी फ्यूचर में मॉडिफाई नहीं कर सकते इस पैटर्न को। जैसे इस समय अगर किसी बच्चे के अंदर डर की भावना विकसित हो जाती है, बहुत ज्यादा वो डरने लगता है, या किसी काम से भागना शुरू कर दे, या पढ़ाई से विमुख हो जाए, ठीक है, या किसी चीज का आदत पकड़ ले, और जनरली सोच से संबंधित चीजों पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, माइंड के क्षमताओं के ऊपर में डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई पैटर्न निर्मित हो जाता है तो बाद की अवस्था में उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये आदतों के निर्मित होने का समय है, व्यवहार के निर्मित होने का समय है, इंटरेस्ट के साथ जुड़ने का समय है, और इन सभी चीजों से संबंधित एक पैटर्न के निर्मित होने का समय। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार अगर ये डेवलप हो गया तो इसको मॉडिफाई करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवन की आधारशिला चाइल्डहुड में ही रखी जाती है, फाउंडेशन एज है। अब आपको लगेगा कि हम लोगों ने जब शैशवावस्था का डिस्कस किया था तो वहां पर हमने देखा था कि मैक्सिमम चीजों का डेवलपमेंट शैशवावस्था में हो जा रहा है, तो फिर बाल्यावस्था में हम इसको जीवन भर की आधारशिला क्यों कह रहे हैं? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो देखिए, शैशवावस्था में वो सारी चीजें खुल करके प्रकट हो रही थी जो आपके अंदर विद्यमान है पहले से, उन सभी क्षमताओं के जगने का समय था। लेकिन उन क्षमताओं में क्वालिटेटिव डेवलपमेंट जो भी होना है उसका समय होता है चाइल्डहुड। मान लेते हैं कि शैशवावस्था में सोचने की प्रक्रिया विकसित होनी शुरू होती है, और हम ये भी जानते हैं कि 85% उसका डेवलपमेंट उधर हो जाता है शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में यही सोचने का जो शक्ति है आपके अंदर, जो शैशवावस्था में डेवलप हुआ, वो बाल्यावस्था में आकर के और ज्यादा क्वालिटेटिव रूप से डेवलप होगा। ठीक है, यानी शैशवावस्था में जैसे आप बेसलेस सोचा करते थे कि इमली का बीज हमने निगल लिया तो अब तो पेट में पौधा उगेगा और हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। संतरे का बीज हमने निगल लिया है तो कोई समस्या नहीं आ जाए। बच्चों की समस्या ऐसी ही रहती है ना, इन्हीं चीजों के ऊपर में सोचते हैं, चिंतित रहते हैं। बाल्यावस्था में उसको ये पता चल जाता है कि हम लोग जो भी खाते हैं वो पच जाता है, और जो नहीं पचता है वो बाहर आ जाता है। अब उसको टेंशन नहीं होता। सोचने में इतना बड़ा बदलाव हुआ ना। तो बचपन में जो कुछ भी हमारे अंदर क्षमता है उसमें, उसकी क्वालिटी में वो बात नहीं होती है। ठीक है, बाल्यावस्था में वो सारी चीजें, वो सारी क्वालिटीज डेवलप होनी शुरू होती है। इसीलिए इसको जीवन भर की आधारशिला हम लोग कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या क्या है, यानी इस दौरान जो विकास हो रहा है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है इस समय। ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक विकास में
स्थिरता आना। हमने शैशवावस्था के दौरान ही इसको डिस्कस किया था, इस चीज को हमने समझा था कि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल फैशन में आगे बढ़ता है। स्पाइरल फैशन का मतलब ही मैंने आपको बताया है। इसका मतलब है इसमें उतार और चढ़ाव का आना। जैसे पानी में हम लोग किसी तालाब में या किसी ठहरे हुए पानी में अगर पत्थर फेंके या कुछ भी फेंके तो क्या होता है, उसमें एक जल तरंग निर्मित होता है, ऊपर और नीचे इस तरीके से वो आगे बढ़ता है। विकास के नियम के दौरान भी हमने इस चीज को देखा था कि ये स्पाइरल फैशन में आगे बढ़ता है। तो शैशवावस्था में हर चीज उभर के सामने आ रही है, ठीक है। तो वो काफी तेजी के साथ विकसित होने का समय है, लेकिन बाल्यावस्था में इन चीजों में स्थिरता आ जाती है। स्पेशली जो क्वांटिटेटिव क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज कहना गलत होगा यहाँ पर, आप कहिए कि जो भी क्वांटिटी वाला एरिया है वहां पर शैशवावस्था में विकास देखा जाता है। उन चीजों के क्वालिटी में डेवलपमेंट बाल्यावस्था के दौरान देखने को मिलता है लोगों को। सनी ये सही है, ये सही है, लाइब्रेरी का सीन ज्यादा अच्छा है। चलिए, तो इस समय में शारीरिक विकास और मानसिक विकास, इन दोनों जगहों पर हमें स्थिरता देखने को मिलती है। जैसे जिस तेजी के साथ हाथ पैर, आपके शरीर का आकार, रंग रूप, नाक नक्श, इन सभी चीजों में विकास हो रहा था शैशवावस्था के दौरान, बाल्यावस्था में ये चीज रुक जाता है। रुकने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से वो जीरो चेंज वाले कंडीशन में चला जाता है, ऐसा नहीं है, चेंज होता है वहां पर भी। लेकिन जो रैपिडिटी इन्फेंसी के दौरान देखने को मिल रही थी वो अब चाइल्डहुड के दौरान देखने को नहीं मिलती है। यानी स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट है हमारा, इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटीज, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था चूंकि एक स्मार्ट एज है, बहुत सारी चीजें इस समय डेवलप हो रही हैं हमारे अंदर, तो मानसिक योग्यता है, चूंकि वो एक क्वालिटेटिव एरिया है ना, गुणात्मक क्षेत्र है, तो वहां पर भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे अगर शैशवावस्था के किसी बच्चे को हम लें और उससे हम कहें कि दीप्ति और अमृता, ठीक है, दीप्ति की माँ और अमृता की माँ दोनों आपस में बहन हैं, ठीक है, इस रिश्ते को हम क्या कहते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, अगर हम ये प्रश्न उससे पूछें, वो इस रिश्ते को आइडेंटिफाई करने में सक्षम नहीं होगा, वहां पर उससे मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन बाल्यावस्था में अगर कहा जाए तो वो ये समझ जाएगा कि दो बच्चे जिनकी माता आपस में बहने हैं वो आपस में मौसेरे भाई कहे जाते हैं। इस फर्क को वो समझना प्रारंभ कर देता है। शैशवावस्था में याद के वजह से, याद रख पाने के वजह से भले उस इस टर्म को वो यूज कर ले, लेकिन रीजनिंग के रूप में अगर उससे ये प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर वो इसको बताने में सक्षम नहीं होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता है कि उसके मानसिक योग्यता में यहाँ वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। चीजों को आइडेंटिफाई करना, उसको मेमोराइज करना, उसको समझना, उसके लॉजिक को फाइंड आउट करना, ये सारी चीजों में वो सक्षम हो जाता है। ठीक, इसके बाद है फोर्सफुल क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा की प्रबलता। फोर्सफुल क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता से हमारा तात्पर्य है, पहले शैशवावस्था में आपने देखा था ना, वहां भी वो क्यूरियस टेंडेंसी को दिखा रहा था,
यहां पर भी दिखा रहा है, लेकिन यहां एक वर्ड जुड़ गया है और उस वर्ड का नाम है फोर्सफुल। इसका मतलब है कि जानने की जो तत्परता शैशवावस्था के दौरान उसके अंदर थी, वो अब और ज्यादा दृढ़ हो गई है, मजबूत हो गई है। किसी भी चीज को जानने की दृढ़ इच्छा उसके अंदर मौजूद है अभी। ठीक है। इसके बाद इस दौरान आप देखेंगे कि जो भी वो प्रश्न पूछता है उसके पैटर्न में बदलाव आ जाता है। ठीक। शैशवावस्था में हमने देखा था कि प्रत्येक चीज को वो इस नजरिए से पूछता है, ये क्या है। ठीक है। जनरली उसका प्रश्न उस चीज को जानने में रहता है और सिंपली जानने में रहता है। लेकिन यहाँ पर उस चीज की प्रबलता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि अब वो और ज्यादा डेप्थ में जाना चाहता है और गहराई में उतरना चाहता है। ठीक है। तो जिज्ञासा की प्रबलता का ये समय होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा फीलिंग्स ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भरता की भावना, फीलिंग्स ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। ये मोदी जी वाला आत्मनिर्भरता नहीं है। ठीक है। आजकल ये वर्ड ट्रेंड में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लगेगा कि उसी आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। यहाँ आत्मनिर्भर होने का मतलब है शैशवावस्था में खाना खाने से लेकर के अपने केयर और नर्चर के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है। स्टार्टिंग में तो पूरी तरह से डिपेंड होता है। अगर आप उस पर ध्यान ना दे तो वो गंभीर मुसीबत में पड़ सकता है, उसके जीवन पर खतरा आ सकता है, खासतौर पे प्रथम वर्ष में, जीवन के प्रथम वर्ष में। लेकिन बाल्यावस्था में आते आते वो अपने शरीर का केयर करना शुरू कर देता है। ठीक है। अब वो खुद से कपड़े पहन सकता है, खुद से ब्रश कर सकता है, अपने शूज पॉलिश कर सकता है, अपने बैग में अपना बुक वगैरह सब कुछ रख सकता है। आने के बाद अपना टिफिन बाहर निकाल के आपको दे देगा। बॉटल वगैरह भी बाहर निकाल सकता है, उसमें पानी ले सकता है। खाना खा के खुद हाथ पैर धो सकता है। खाना खाने के बाद वो इधर, खाना खाते समय इधर उधर वो गिराएगा भी नहीं। इन मामलों में शुरुआती दौर में वो आत्मनिर्भर हो जाता है। लेकिन बाल्यावस्था के अंतिम समय तक आते आते ये दुखद चीज है, इस पॉइंट को मेंशन करना यहाँ जरूरी है ताकि आप इसके महत्व को समझें। लेकिन काफी दुखद पहलू है कि बहुत सारे बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की कगार पर आ जाते हैं, स्पेशली जो गरीब परिवार के बच्चे हैं। ठीक है। उनको काम करना पड़ता है, जिसको आप चाइल्ड लेबर के नाम से जानते हैं, बाल श्रम के नाम से। ठीक है। ये वो उम्र है, इस उम्र में आप देखिए ना, आपको बहुत सारे ढाबे वगैरह पे या दूसरे लोगों के घरों में काम करते हुए इस उम्र के बच्चे मिल जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर आत्मनिर्भरता का एक विभत्स रूप भी देखने को मिलता है। लेकिन जनरली छोटे मोटे काम में वो आपका हाथ बटा सकता है। आप उसको घर का कोई छोटा मोटा काम, जैसे मार्केट से नमक ले आना, चीनी ले आना, कुछ भी ऐसा छोटा काम आप उससे करवा सकते हैं। ये चीज शिशुअवस्था में बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट किसी बच्चे में देखने को मिलती है। चाइल्डहुड में आते आते इन चीजों में वृद्धि देखने को मिलता है, इन चीजों में विकास होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि रचनात्मक कार्यों में रुचि लेना। ठीक है। तो इस उम्र के बच्चे में आप देखेंगे कि इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिव वर्क, ये पॉइंट था, इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिव वर्क, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेना। तो रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हुए आप देख सकते हैं, अब आपको लगेगा ये वर्ड के रचनात्मक कार्य, इससे क्या तात्पर्य। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर अपने अपने लिंग के हिसाब से अपना इंटरेस्ट लोग दिखाते हैं। मेल चाइल्ड अलग गुण दिखाएगा, फीमेल चाइल्ड अलग गुण दिखाएगी। कुछ जगहों पर यह कॉमन हो भी सकता है।
जैसे मेल चाइल्ड का आप देखिएगा कि कोई औजार है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, खेती बाड़ी है, लकड़ी काटना है, बागवानी है, इन सभी चीजों में वो लोग इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, जैसे वो अपने घर के आसपास लोगों को काम करते देखेंगे, उस तरीके का वो उधर करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, लड़कियों में इसका पैटर्न थोड़ा बदला हुआ रहता है। वहां पर आप देखेंगे कि होम डेकोरेशन, इससे संबंधित चीजों का विकास उनके अंदर होने लगता है। बाल्यावस्था के अंतिम दौर तक आते आते तो डेफिनेटली होने लगता है। इसके साथ साथ काइंडली म्यूट योर माइक, काइंडली म्यूट योर माइक। ठीक है, तो होम डेकोरेशन से संबंधित चीजों को आप देखते हैं। इसके साथ साथ कढ़ाई, बुनाई या किचन में जाना या किचन से संबंधित कोई स्किल को डेवलप करना। जैसे माँ जो है वो चूंकि एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर की होती हैं बाय नेचर, तो वो बच्चियों को डांट भी देती हैं कि भाई चाकू से मत खेलो, हाथ कट सकता है, या आग के पास मत आओ, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन उनको लगता है कि कोई डिश हम भी बनाए या कुछ हम भी ऐसा करें, किचन सेट खेलने के लिए दे दीजिए, तो वो उसमें भी दिमाग लगाने लगेंगी कि भाई इसको कैसे यूज करके देखें हम लोग, एक्चुअल में इस पर बनेगा या नहीं बनेगा। इस तरह के टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। आप उसके हिसाब से और भी बुक वगैरह का स्टडी कीजिएगा, समझ में आएगा। यहाँ इतना समझना जरूरी है कि अपने अपने लिंग के प्रकृति के हिसाब से रचनात्मक कार्यों में रुचि दिखाने लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मोरल क्वालिटीज। देखिए, जो शैशवावस्था है ना, उसमें नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है, चूंकि बोध ही नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल वहां पे जीरो है। धीरे धीरे वो विकसित होना उधर शुरू होता है, तो आप उनसे सामाजिक और नैतिक होने की उम्मीद नहीं कर सकते। ये चीज डेवलप होता है बाल्यावस्था के दौरान। अब बाल्यावस्था में भी इसके डेवलपमेंट का तरीका, ये प्रोसेस तो यूनिवर्सल है, लेकिन इसका पैटर्न बदला हुआ रहता है, क्योंकि एक समाज में जो चीज नैतिक है वो दूसरे समाज में भी नैतिक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक समाज जिस चीज को अच्छा मानता है, दूसरा समाज उस चीज को बुरा भी मानता है, ये वेरी करता है। तो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मानकों के हिसाब से व्यवहार करने की प्रवृत्ति इस उम्र में बच्चों में आ जाती है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहता है, कोलबर्ग के भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये बताता है कि इस उम्र में वो उस व्यवहार को करना ज्यादा पसंद करते हैं जिसकी उम्मीद घर के बड़े लोग या टीचर उनसे करता है। ठीक है, तो अब वो चाहता है कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिले, हमें कोई डांटे नहीं, हमें कोई पनिशमेंट ना मिले। इन चीजों से प्रेरित होकर के वो उन व्यवहारों को दिखाना प्रारंभ करता है जिसको परिवार में या समाज में एप्रिसिएट किया जाता है, और यहीं से वो नैतिकता और सामाजिकता उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो ये बाल्यावस्था की एक प्रमुख विकासात्मक विशेषता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। ठीक है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रीगेरियसनेस, इंटेंसिटी ऑफ ग्रीगेरियसनेस, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। इसका मतलब होता है कि अब वो अपने समूह के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। ठीक है, तो वो मौके ढूंढेगा कि किस तरीके से हम अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। सामूहिक खेलों में रुचि लेगा,
और उसमें भी दो तरह की प्रवृत्ति देखने को आपको मिल जाएगी। आरंभिक दौर में, बाल्यावस्था के आरंभिक दौर में वो छोटे छोटे झुंड में खेलते हैं और 12 वर्ष तक का होते होते वो बड़े ग्रुप में यानी टीम बना करके खेलना प्रारंभ कर देते हैं। बाल्यावस्था का झुंड ही होता है 10-12 लोगों का, बहुत हुआ, इतने बच्चों के बीच में ही वो खेलेगा। लेकिन 11-12 वर्ष का होते होते वो क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर देता है, जिसमें 11-12 प्लेयर्स के तो दो दो टीमें खेल रही होती है। ठीक है, इस तरह के खेल में वो ज्यादा रुचि लेना शुरू कर देता है। एक और चीज यहाँ देखी गई है कि यहाँ पर भी लिंग के आधार पे दोनों की अपनी अपनी टीमें होती है, अपने अपने लिंग वालों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। मेल मेल चाइल्ड के साथ, फीमेल फीमेल चाइल्ड के साथ ज्यादा पसंद करेगा खेलना। और कंपैरिजनली मेल चाइल्ड का जो ग्रुप होता है उसमें झगड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस दौरान चाइल्डहुड के दौरान मेल चाइल्ड का जो टीम होता है, जो ग्रुप होता है, उसमें कंपैरिजनली ज्यादा झगड़े देखे जाते हैं। मैं यहाँ बार बार कंपैरिजनली बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि लड़कियों के झुंड में झगड़ा नहीं होता है, उधर भी झगड़ा होता है, लेकिन लड़कों के झुंड में ज्यादा होता है, बस। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि इस दौरान निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं यहाँ एमलेसली इधर उधर घूमना। ठीक है, रोमिंग टेंडेंसी। ठीक है, एमलेस रोमिंग टेंडेंसी। इसका मतलब है कि इस दौरान वो घूमने में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन क्यों घूम रहे हैं ये उनको नहीं पता, बस घूमने में मजा आता है। यही वो उम्र है जब लोग ज्यादातर घर छोड़कर भागते हैं। जनरली ये चीज मेल चाइल्ड में पाया जाता है। ठीक है, इस उम्र में आप देखेंगे कि घर छोड़कर भागने की प्रवृत्ति मेल चाइल्ड में ज्यादा मिलती है। एवरेज ऐसा निकाला गया, अलग अलग रिसर्च के द्वारा ये बात सामने आई है कि इसी उम्र के बच्चे ज्यादातर घर से भागते, और क्यों भागते उसका कोई कारण नहीं होता, बस ये बाल्यावस्था की विशेषता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है संवेगों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इमोशंस। संवेगों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इमोशंस। यहाँ पर वही बात आ जाती है, नैतिकता और सामाजिक भावना के विकास वाली बात आ जाती है। इनको लगता है कि दूसरे लोग या घर के बड़े लोग जो है वो जिस व्यवहार को नापसंद करते हैं, हमें वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा किसी बच्चे के ऊपर ज्यादा जोर से चिल्ला देता है, क्रोध करना एक संवेग है, हम लोग देख चुके हैं इसको। तो अब वो जब भी गुस्सा होता है तो पेरेंट्स उसको डांटते हैं या उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो अब गुस्सा आ भी रहा है तो वो उसको दबाना सीखता है। बहुत बच्चों में आप देखेंगे कि पेरेंट्स ने अभी मान लेते किसी घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चे को उसने खूब डांटा है, तो वो उस समय चुपचाप सुनता रहेगा, और जैसे ही पेरेंट्स हटे उसने दूसरे बच्चे को पीट दिया। क्यों? क्योंकि उसे डांट नहीं पड़ी, सिर्फ मुझे डांट पड़ी। कुछ देर तो संवेग पे नियंत्रण रखा। ये आपके समझने के लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी इसका अपना अपना पैटर्न होता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है संग्रह प्रवृत्ति, एक्विजिशन टेंडेंसी। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चूंकि ये संवेग है तो ऑब्वियस है कि ये हमारे अंदर रहेगा ही, मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ चीज है ये। तो इस समय भी थोड़ा देखिएगा अलग अलग टाइप का पैटर्न नजर आएगा आपको। लड़के जो हैं वो कांच की बनी हुई चीजें, मेटल की बनी हुई चीजें, टिकट, सिक्के, इन चीजों से संबंधित वस्तुओं का कलेक्शन प्रारंभ कर देते हैं। लड़कियों के साथ थोड़ा अंतर होता है, वो यहाँ पर गुड्डा गुड़िया, ठीक है, उसके कपड़े, जैसे वो क्या बोलते हैं बाल वाल में जो लगाते हैं डेकोरेशन से संबंधित, ठीक है, वो उन तरह के चीजों को कलेक्ट करना या उसका संग्रह करना प्रारंभ कर देती है।
ये बाल्यावस्था में ही ये प्रवृत्ति विकसित होती है। इसके साथ साथ हमारा अगला पॉइंट है चेंज इन इंटरेस्ट, रुचियों में परिवर्तन। इस समय में रुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। मूड स्विंग होने से संबंधित करके आप इसको समझ सकते हैं। अभी ड्राइंग में इनको इंटरेस्ट आ रहा है तो अभी कुछ दिन तो ड्राइंग का भूत सवार रहेगा, किसी भी चीज को ड्राइंग बनाना प्रारंभ करेंगे उधर ही, फिर कुछ दिन के बाद पता चलेगा ड्राइंग में मजा नहीं आ रहा है, अब योगा में जाने लगे हैं। कुछ दिनों तक योगा वगैरह ठीक ठाक चलेगा, उसके बाद स्विमिंग का भूत सवार हो जाएगा, फिर साइकिलिंग का। तो उस समय में ये चेंज होता रहता है। आपको देखना है कि जो वो अच्छे से कर पा रहा है उसको लगातार आप इंगेज रखें। कैसे टीचर इसको हैंडल कर सकता है हम लोग अगले सेक्शन में इसको देखेंगे, अगले क्लास में, अगले सेशन में। तो ये प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके साथ साथ लेजर सेंस ऑफ सेक्स यानी काम प्रवृत्ति की न्यूनता चाइल्डहुड की एक प्रमुख विकासात्मक विशेषता है। मैंने पहले के क्लासेज में ही आपको बताया है कि जो सेक्स का सेंस है ये शैशवावस्था में तीव्र होता है, बाल्यावस्था में मंद हो जाता है, पुनः किशोरावस्था में ये इमर्ज होता है। ठीक है, तो इस दौरान इस क्षेत्र में किसी भी तरह का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। ये भी एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, लेजर सेंस ऑफ सेक्स। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि वास्तविक जगत में ये लोग प्रवेश करते हैं। इस समय शैशवावस्था में चीजें काल्पनिक रहती हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बाल्यावस्था में वास्तविकता पर इनका फोकस होता है। ठीक है, अब वो ज्यादा से ज्यादा चीजों का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, कल्पनाओं से बाहर आ जाते हैं। और सबसे मजेदार चीज है कि शैशवावस्था अंतर्मुखी होने की अवस्था है, इंट्रोवर्ट रहने का पीरियड है। लेकिन बाल्यावस्था में कोई भी बालक एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों के साथ जुड़ना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने क्यूरियोसिटी को आपके सामने रखना चाहेगा, उसमें हिचकिचाएगा नहीं। ये सारी चीजें बाल्यावस्था में देखने को मिलती हैं। तो ये सभी पॉइंट्स बाल्यावस्था की प्रमुख विकासात्मक विशेषताएं हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा का आयोजन किया जाता है। तो बाल्यावस्था की इन विकासात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का आयोजन हम किस प्रकार करेंगे, इसको हम लोग अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है।